हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में और जल्दी से रिवाइज कर लेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है और आज हम क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेन चीजें आपने डिस्कस कर ली है, आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, आपने क्रैब साइकिल पढ़ लिया है और ईटीसी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो हम आगे देखेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ टॉपिक आते हैं जो हम आज डिस्कस। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो रेस्पिरेशन होता है, क्या हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। तो आपने क्लास 10 पास आता है लाइव प्रोसेस। यहाँ पर एक सीक्वेंस हमने जैसे हमने कुछ के बारे में बात की थी, जैसे कि हमने कहा था न्यूट्रिशन, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर आप एनिमल में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा डाइजेशन को। क्या पढ़ा आपने? डाइजेशन को। डाइजेशन से आपको मिलता है या ग्लूकोज हमें मिलता है। इस ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन किया जाता है, इस ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेक डाउन किया जाएगा। और इसके ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में की जाती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में की जाती है। इसे हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन का। ये आप क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। डाइजेशन और डाइजेशन के साथ साथ एक और प्रोसेस चलेगी, क्योंकि जितना भी आप उस सभी से आपको ग्लूकोज और उस सभी से आपको एनर्जी मिलती है, इसका हो जाता है एक्सक्रीशन। तो आप एक्सक्रीशन भी पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर? अच्छा, इसके पहले रेस्पिरेशन जो होता है ये हटा दूं, एक्सक्रीशन या डाइजेशन का यहाँ पर अब क्या हमारे पास टॉपिक नहीं आया है। रेस्पिरेशन जो होता है, अगर मैं कहूँ कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, सिंपली हमें बताया गया है कि ये है ग्लूकोज, ये है ऑक्सीजन एंटर होती है, फिर आपको मिलती है एनर्जी, प्लस यहाँ पे CO2 भी रिलीज होती है, वो भी यहाँ पे बनता है। ये प्रोसेस जितनी सिंपल तरीके से अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं उतनी सिंपल नहीं होती। क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन है। आप बात कर रहे हैं प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। अब सेलुलर रेस्पिरेशन आप पढ़ रहे हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने यही इक्वेशन पढ़ी थी। ये इक्वेशन आप सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़, लेकिन ये जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइड होती है। रेस्पिरेशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक में आपने पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस और एक में आपने पढ़ा है क्रैब साइकिल, ठीक है। क्रैब साइकिल के बाद फिर क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस होती है, जो ग्लाइकोलिसिस होती है, यहाँ पर भी एटीपी प्रोड्यूस होती है। एटीपी यानी कि एनर्जी। आप जानते हैं एनर्जी करेंसी क्या? क्रैब साइकिल में भी एटीपी बनते हैं और क्रैब यहाँ पर कुछ NADH2 बनता है, यहाँ पे NADH2 FADH2 बनता है और वो दोनों जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। और ये भी क्या बनाते हैं? यहाँ पर एटीपी बनाते हैं। तो इन शॉर्ट हमने कहा कि रेस्पिरेशन में क्या बन रही है? एनर्जी बन। हाँ देखिए, ग्लाइकोलिसिस जब होती है तो ये कहाँ पर हो रही है, ये ध्यान रखना है। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड साइट ऑफ क्रैब साइकिल हमें ध्यान में रखनी है। ये होती है साइटोप्लाज्म में और यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होता है। CO2 रिलीज नहीं होता, कार्बन नंबर आपके। जो आपकी क्रैब साइकिल चलती है, ये चलती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की कहाँ चलती है? मैट्रिक्स में चलती है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या आता है? आपने कहा कि यहाँ पर दोनों प्रकार से एटीपी फॉर्मेशन होता है और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसे आप डायरेक्ट एटीपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आता है, से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो है आउटर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन।
और यहाँ पर लगे होते हैं कुछ, पूरी चेन में लगे होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये हैं आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होगा NaDH2 का फॉर्मेशन, FADH2 का फॉर्मेशन। ये जाते हैं यहाँ इस मेम्ब्रेन में, और इस मेम्ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं इन्हें कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे, NADH से जो ATP का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे कितनी ATP बनती है, 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, और FADH से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। या फिर हम ये कहें कि FADH2 FA या फिर हम कहें FADH2 बराबर होता है किसके, 3 ATP के। ये FADH2 है, ये 2 ATP के बराबर होगा, और NADH2 बराबर होता है 3 ATP के, ठीक है। अगर यहाँ पर एक FADH2 का फॉर्मेशन ये बनाएगा 2 ATP, और अगर यहाँ पे एक NADH2 का फॉर्मेशन हुआ ये बनाएगा 3 ATP। जब आप एक पूरी साइकिल पढ़ लेते हैं और रेस्पिरेशन की एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, यानी कि एक ग्लाइकोलिसिस, एक क्रैब्स साइकिल, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आपकी कंप्लीट होती है। आपके पास आते हैं 38 ATP, आपके पास क्या आते हैं, टोटल आते हैं, ये हमें काउंट करने हैं। ग्लाइकोलिसिस में कितनी है, हम बात करेंगे क्रैब्स साइकिल में कितनी ATP, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितनी ATP है, नहीं हम नंबर ऑफ FADH2 एंड नंबर ऑफ NADH2। तो ये एक जनरल है कि जो अभी तक हमने डिस्कस कर ली है। आपकी चल रही थी क्रैब साइकिल को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्रैब साइकिल क्या है, क्रैब साइकिल को आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा आपको ये देखना है कि ग्लाइकोलिसिस में नंबर ऑफ प्रोड्यूस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमारे पास आता है, एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथिंग होती है, तो आंसर वो आपको करना है, पढ़ भी लिया है, रिवाइज भी कर लिया है, इसे समझा भी है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने देखा था टाइप का रेस्पिरेशन, और इस चैप्टर में जो रेस्पिरेशन आप पढ़ रहे हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, हमने कहा ऑक्सीजन के प्रेजेंस और प्रेजेंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। इंपॉर्टेंट है एक साइकिल, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इंपॉर्टेंट है ये साइकिल जो आपकी गई है। आपके लिए सबसे पहला काम ये है, यहाँ पर एक और चीज बनती है, हमने कहा था एनर्जी जो बनेगी, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, ATP, NADH2, FADH2 और GDP। ये जो GDP होती है ये 1 ATP के बराबर होती है, ठीक है? ये जो होती है वो 2 ATP के बराबर होती है, ये जो होती है वो 3 ATP के बराबर होती है। एक्चुअली में सबको ATP में ही कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब यहाँ पर काम क्या है, काम ये है कि काउंट करना है आपको। यहाँ देखिए एरो, देखिए इसका मतलब है कि ATP से ADP बना है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ATP क्या हुई है, खर्च हुई है, ठीक है। ATP से ADP बन रहा है तो यहाँ पर भी जो हुई है, जो एनर्जी है वो खर्च हुई है। अब यहाँ पर देखिए NAD प्लस से NADH का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनी है, आपने कहा NADH का फॉर्मेशन हुआ है या निर्माण हुआ है, क्या हुआ है, फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने कहा ADP से ATP बना है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। अगेन आपके पास ADP से क्या बनता है, ATP बनता है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। ध्यान रखिए जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था तो हमने कहा था यहाँ तक कार्बन नंबर 6 है, यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं 3-3 कार्बन में, यहाँ पे ट्रायो शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके बाद जो भी आपके जितने भी कंपाउंड बनेंगे, जितने भी सब्सटेंस यहाँ पर बन रहे हैं तो नंबर में 2 होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बना है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के,
यहाँ पर अगर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, दिखा तो सिर्फ एक एटीपी रही है, लेकिन हमने कहा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि ये भी क्या हो जाता है इसमें, ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर सेम चेन यहाँ पर चलती है। क्लियर है? हमने ये सारी चीजें यहाँ पे देखी थी। एक बार जल्दी से आपको काउंट करना है, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी कितने एनएडीएच फॉर्मेशन होता है। चलिए, तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा, और अगर आपने कैलकुलेशन की है तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिले। सबसे पहले तो हमने कहा कि जो यहाँ पर खर्च हुई एटीपी है वो कितनी है, तो एटीपी यहाँ पर क्या हुई है, खर्च हुई। एक ये है, एक ये है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा यहाँ पर क्या हुआ है, फिर एनएडी से एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हुआ है, और एनएडीपीएच और कहीं आपको दिखा, यहाँ पे कितने एनएडीएच2 है, एनएडीएच2 ठीक है, कितने एनएडीएच2 है, 1 है। लेकिन हमने कहा इस स्टेप के बाद जो भी चीजें बनेंगी उनका नंबर क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि एक ट्रायो शुगर ये है, एक ट्रायो शुगर ये है। इस ट्रायो शुगर की साइकिल तो ये चल रही है, लेकिन ये भी इसी में कन्वर्ट होकर के इसी प्रकार की साइकिल चलाएगा, और इसी प्रकार से जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम प्रोडक्ट बनेंगे। हमने कहा हर चीज को में लेते हैं, 2 में लेते हैं। तो हमने कहा 2 एटीपी खर्च हो गई हैं, एटीपी है वो 2 खर्च हुई हैं। NaDH2 की बात करें तो इनका फॉर्मेशन हुआ है, ये नंबर में 2 है, इनका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। अब आते हैं फिर से एटीपी पर, क्योंकि एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हमने कहा कि एटीपी कितनी बनी है, यहाँ पर आपने कहा 2 का मतलब है 4। तो हमने कहा था कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू हर, इसमें 2 इंटू देख रहे हैं, 2 इंटू ट्रायोस बिसफॉस्फेट, 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट, 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 इंटू फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, 2 इंटू पायरुविक एसिड, यानी कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने हैं। सेम वही हो रहा है। अगर वाटर मॉलिक्यूल एक निकला है तो एक मॉलिक्यूल का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल निकले हैं, क्योंकि हम ये भी पढ़ रहे हैं। आप ये समझिए, जो साइकिल यहाँ चल रही है वो साइकिल यहाँ भी चल रही है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हम अलग से ना लिख करके हम हर एक में क्या कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। वाटर अगर निकला है तो 2 मॉलिक्यूल निकले। एटीपी हम 2 पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कितने एटीपी बनी है, 4 एटीपी बनी है, क्योंकि हमने एनएडी क्या लिखा है, एनएडीएच2 अगर 1 बना है तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर NaDH2 2 का मतलब है 6 एटीपी। 6 एटीपी होगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, एक NaDH2 में कितने एटीपी होते हैं, 3 एटीपी होते हैं, तो 2 NaDH2 में कितने एटीपी होंगे, 6 एटीपी होंगे। अब यहाँ पे 4 एटीपी का निर्माण हुआ है, लेकिन 2 एटीपी खर्च भी तो हुए हैं। चलिए, तो हमने क्या बोला है, यहाँ पर 4 एटीपी, टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने हैं, 4 है, तो 4 एटीपी बने हैं, लेकिन 2 खर्च भी तो हुए हैं। तो हमें तो ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना ना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना आपको उत्पाद मिला है। तो अब टोटल को हम अपना उत्पाद नहीं कहेंगे, हम इन्वेस्ट को हम पहले माइनस कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई अगर शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, आप उसके पास गए और उसने आपको एक शर्ट बेची 400 में, 400 में, ठीक है, 400 में उसने आपको क्या दी है, बेची है। लेकिन उसने कहीं से तो खरीदी होगी, और उसने जो शर्ट खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी, 600 में खरीदी थी। उसने जो शर्ट खरीदी थी वो 400 में खरीदी थी, और आपको बेची है 600 में बेची। ठीक है, अब ऑफ कोर्स जितने में वो खरीदेगा उससे ज्यादा में वो बेचेगा, कम में वो बेचेगा। तो उसने 400 में शर्ट ली थी, लेकिन उसने आपको 600 में बेची है। अब आपने कहा कि उसने 400 लगाए हैं, लेकिन उससे 600 मिले हैं। अगर हम दोनों को माइनस करें तो 200 है। आपने कहा उसका प्रॉफिट कितना होगा, 200 होगा। हम उसका 600 प्रॉफिट नहीं कहेंगे, क्योंकि 400 तो उसने दिए थे अपने। अब उसे 400 रुपए जो है वो अपने मिले हैं, लेकिन 200 रुपए उसे प्रॉफिट मिला है। सेम वही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। 4 एटीपी तो बने हैं, लेकिन 2 खर्च भी तो हुए हैं। तो हमने कहा कि हम -2 कर देते हैं, और आपके पास जो एटीपी आती है वो 2 एटीपी आती है, एटीपी। इट मीन्स कि ग्लाइकोलिसिस में जो टोटल आपके पास एटीपी आती हैं वो 6 एटीपी होगी, 8 एटीपी होगी। 6 तो सिर्फ आपसे NaDH2 से बन जाता है, वो कितनी होंगी, 8 एटीपी। ये 8 एटीपी ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास क्या आई है, 8 एटीपी आई। ये बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेप्स हमने पढ़ लिए थे, यहाँ पर फर्मेंटेशन आपने पढ़ लिया था। एक क्रैब साइकिल को पढ़ेंगे बाद में।
अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम गिन लेंगे कि कितने एटीपी का यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, कितने NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है। हाँ देखिए यहाँ पर भी सेम हम वही चीज करेंगे, क्योंकि जो क्रैब साइकिल चल रही है उसमें भी हम क्या लिखेंगे, हर एक जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा क्या चीजें यहाँ पर बनी है, देखिए एक NADH2 का निर्माण यहाँ पर हुआ है, एक NADH2 का निर्माण यहाँ पर हुआ है, एक NADH2 का निर्माण यहाँ पर हुआ है, एक यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है? एक FADH2 यहाँ पर बना है, NADH यहाँ पर बना है, क्लियर है यहाँ पर। अच्छा एक ध्यान दीजिए, अगर डायरेक्ट कहीं पे ATP बन रही है तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन उसे कहते हैं प्रीवियस, और अगर यहाँ पर इनडायरेक्टली बनती है जैसे FADH2 NADH2 से बनती है तो उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले थोड़ा सा साइकिल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। आपने कहा कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है यहाँ पर जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये कन्वर्ट होता है, क्लियर है। यहाँ पर इसे रिसीव करने वाला सबसे प्राइमरी सबसे पहला जो रिसेप्टर होगा वो होगा ऑक्जेलो एसिटेट। ऑक्जेलो एसिटेट क्या करेगा, इसे रिसीव करेगा या इसे क्या करेगा यहाँ पर इसके साथ बाइंड करेगा या इसे एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सिट्रेट का, किसके प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में क्या होता है, सिट्रेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। सिट्रेट के बाद यहाँ पर आपने कहा कि एकोनाइटेज के प्रेजेंस में यहाँ पे आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आइसोसिट्रेट से यहाँ पर बनता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के फॉर्मेशन में NADH से NADH का फॉर्मेशन होता है। एक कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है, किसकी प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से बनता है सक्सीनाइल कोएंजाइम, और किसकी प्रेजेंस में यहाँ पर बनता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में NADH से NADH का फॉर्मेशन होता है। एक CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाता है, कोएंजाइम ए यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस होता है। सक्सीनाइल कोएंजाइम से यहाँ पे सक्सीनेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से क्या होता है, GTP से GTP का फॉर्मेशन होता है। एक GTP एक ATP के बराबर होता है, किसकी प्रेजेंस में, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में, ठीक है। कोएंजाइम ए यहाँ से रिलीज हो जाता है। सक्सीनेट से बनता है फ्यूमरेट यहाँ पर, और यहाँ से FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होता है, किसके प्रेजेंस में, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। फ्यूमरेट से बनता है यहाँ पे मैलेट, और मैलेट में यहाँ पे वाटर ऐड होता है फ्यूमरेज की प्रेजेंस में। मैलेट से बनता है अगेन ऑक्सैलो एसिटेट, जिसे NADH का फॉर्मेशन होता है, किसकी प्रेजेंस में, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। क्योंकि हमने साइकिल पढ़ ली है प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक क्रैश साइकिल में चल रहा था वो था काउंट करना कि कितने ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। उससे पहले आपको क्रैश साइकिल एक बार क्या करनी है, रिवाइज कर लेनी है। क्रैश साइकिल और ग्लाइकोलिसिस इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, आपसे बार बार पूछे जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि क्रैश साइकिल को बनाइए या ग्लाइकोलिसिस को समझा के थ्रू आपके पास पूरा जो लाइन डायग्राम है उसके देखिए एक बार क्रैब साइकिल को और रिवाइज कीजिए जल्दी से, उसके बाद हम काउंट करेंगे यहाँ पर NADH FADH और ATP। एक बार आप लोग देखिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक और NADH यहाँ पर हमें ऐड करना है जो पायरुवेट से, एक्चुअली में ये क्या है, पायरुवेट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप पायरुवेट लिख लेंगे। पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर H2 फॉर्मेशन, ध्यान रखिए यहाँ पर जो पायरुवेट बने हैं वो 2 पायरुवेट बने, जैसे यहाँ पे 2 पायरुवेट बने, और ये जो साइकिल चल रही है ये एक पायरुवेट की बताई गई है। इट मीन्स कि एक पायरुवेट की ये साइकिल है तो दूसरे पायरुवेट की भी सेम साइकिल होगी। कितने नंबर ऑफ NADH2 FADH2 एक फॉर्मेशन होगा उसको हम इंटू कर देंगे 2। हमारे पास 2 पायरुवेट है, इट मीन्स कि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हमारे पास जितनी भी उसे हम कहते हैं कि एक पूरी साइकिल में हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले NADH2 का हम काउंट कर लेंगे। NADH2 कितने बने हैं, एक NADH2 है, ठीक है, 2 है, 3 है, कितने हैं, 4 हैं।
टोटल नंबर ऑफ NADH2 कितने हैं? 4 हैं। अब बात करते हैं, चलिए पहले NADH2 को ही काउंट कर लेते हैं। NADH2 4 है तो इसे इंटू कर लेंगे 3 से। कितने हमारे पास आए हैं? 12 आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास कितने आए हैं देखिए। ATP जो हमारे पास आए हैं, एक तो ये है ATP और एक हमारे पास ऐसे। चलिए पहले टोटल नंबर देखते हैं और ये इसका नंबर है 8। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हमें करना है क्या है देखिए, पूरी साइकिल जो है, साइकिल अंदर है और इसके बाहर हमारे पास एक NADH2 बना है। तो ये या तो आप साथ में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ NADH2 कितने? 2 है, 4 है, सॉरी है ना, 4 है। या तो हम क्या करेंगे कि NADH2 अगर साइकिल में हमें लिखना है तो हम लिख लेंगे कि कितनी साइकिल है, साइकिल में 3 है यहाँ पे। और एक NADH2 कहाँ है? बाहर है। एक NADH2 कहाँ है? बाहर पे है। तो दोनों एक ही चीज़ है, सेम ही है। आप जैसे भी काउंट करेंगे आपका नंबर टोटल एक ही आएगा। हमने कहा अगर 3 हम साइकिल में कितने बन रहे हैं? 3 NADH2 बन रहे हैं। 3 इंटू 4 कितने आए हैं? 12, ठीक है। और 3 ठीक है, कितने होंगे? 9 होंगे। FADH2 में कितने ATP बनते हैं? 2 बनते हैं और एक है, तो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ ATP हमारे पास कितने होंगे? 9, 11, 9, 10, 11, 12। टोटल नंबर ऑफ 12 हैं। प्लस यहाँ पर कितने बने हैं? क्योंकि ये NADH2 3 ATP बराबर है, तो प्लस 3 यहाँ पर होंगे। टोटल नंबर कितने होंगे यहाँ पे? 15 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर है 15। क्लियर है? इतना टोटल नंबर हो गए हैं 15। यहाँ से देखिए, हमने कहा कि एक पाइरूवेट में कितने टोटल बने हैं? 15 बने हैं। दो में कितने बनेंगे? इंटू 2 कितने करोगे? 30 करोगे, 30 करोगे। हमने कहा कि क्रैब साइकिल में जो है, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, NADH2 FADH2 कन्वर्ट होते हैं जो ATP में, तो वो कहाँ पर होंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ATP आए हैं 30। आपको ध्यान होगा ग्लाइकोलिसिस में कितने बने थे? 8 बने थे, तो टोटल नंबर कितने होंगे? 38 होंगे। यानी कि यहाँ पर हम अगर समझें, NADH2 3 थे साइकिल में, NADH2 एक था कहाँ पर? जब पाइरुवेट से FADH2 का नंबर था कितना? 1 था। और ATP यानी कि GTP से जो ATP बना है वो कितना था? 1 था, ठीक है। अब हम इसे इंटू कर देंगे 3 से, इंटू 3 इंटू 2, और ये क्या होगा? 1 का 1 ही होगा, ठीक है, ये 1 का। तो ये कितने होंगे? 9, 3, 2, 1। काउंट कर लेंगे, 15 आए हमारे पास, 15 आई टोटल नंबर। और हमने कहा एक पाइरुवेट से बने हैं 15 ATP, ने सबको ATP में कन्वर्ट किया है। और हमने कहा कि इसमें 2 पाइरुवेट में कितने बनेंगे? 30 ATP बनेंगे। 30 में हमने ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बने थे? 8 बने थे। और हमने कहा टोटल नंबर जो है वो 38 ATP हमारे पास बने हैं। इट मीन्स आप क्या समझे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो ATP हमारे पास आई है वो कितने आई हैं? 38 ATP आई हैं। क्लियर है इतना? कितनी आई हैं? 38 ATP आई हैं। ठीक है, क्लियर है? और देखिए आप लोग, क्या FADH2 आपने क्रैब साइकिल में ही पढ़ा है कितने बने हैं, या GTP जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक बार आप लोग देख लेंगे साइकिल को और किस प्रकार से आपने 38 ATP आप लोग देख लेंगे। चलिए, आज हमने पढ़ी है यहाँ पे क्रैब साइकिल। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। सबको लेके आना, आज के सेशन में ही करेंगे।